जम्मू कश्मीर में हाल ही में हुए 48 अफसरान के ट्रांसफर ने सियासी गलियारों में हलचल तेज कर दी है। इसको लेकर जम्मू कश्मीर के एलजी और एनसी के बीच टकराव खुलकर सामने आने लगे हैं। एलजी के इस कदम को एनसी ने जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के खिलाफ करार दिया है और कहा है कि इसे इंतजामी ढांचे की खिलाफ वर्जी है। इसके खिलाफ एनसी में शदीद नाराजगी देखी जा रही है और इसी को लेकर कल उमर अब्दुल्ला की सदारत में हुई पार्टी मीटिंग और इत्तेहादी पार्टियों की मीटिंग में ये मामला उठा और इसके खिलाफ जम्मू कश्मीर असेंबली में तजवीज लाने पर इत्तेफाक हुआ। दरअसल मामला तब गरमाया जब जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के दौरे से पहले 48 नौकरशाहों के तबादले कर दिए। इन तबादलों की एनसी सरकार ने जमकर मजम्मत की। एनसी की इस मुखालिफत में कांग्रेस समेत दीगर हामी पार्टियों ने एनसी का साथ दिया है। एनसी समेत सभी पार्टियों ने तय बिजनेस रूल के मुताबिक अपने अपने दायरे में रहकर काम करने पर जोर दिया। हालांकि इस ट्रांसफर पर एलजी मनोज सिन्हा ने अपने रद्द अमल का इजहार किया है और उन्होंने ये साफ किया है कि हमने आइन के मुताबिक काम किया है और हम बिजनेस रूल के दायरे से बाहर नहीं जा रहे। बता दें कि जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से 48 अफसरान का ये ट्रांसफर कितना सही है और कितना गलत, आइए इसको जानने की कोशिश करेंगे। इसी प्रोग्राम में एक्सपर्ट के साथ हम जरूर इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको सुनाते हैं इस मामले पर लीडरान का क्या रद्द अमल आया। तो वहीं आपको बता दें कि सीएम उमर अब्दुल्ला की मीटिंग को लेकर जम्मू कश्मीर असेंबली में ऑपोजिशन लीडर सुनील शर्मा ने भी अपने रद्द अमल का इजहार किया। उन्होंने कहा कि उमर सरकार खुद को जम्मू कश्मीर का मालिक समझ बैठी है। उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला सरकार जम्मू कश्मीर को बेचना चाहती है। अभी हम हमारे जो है रिश्ते में ताज़ियत हो गई है, वहाँ जनाजा के लिए गए थे। मेरी दानिश में तो ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई मीटिंग होने वाली है। तो आपको कुछ पता होगा। जिस तरह से एलजी ने कल रिएक्ट किया है और नसीहत दी है उमर साहब को कि जिस पद पे वो बैठे हैं उसकी मर्यादा भी समझे और ये भी कहा है कि हम अपना ज्यूरिडिक्शन जानते हैं और उससे बाहर हम नहीं जानते। हम भी अपना ज्यूरिडिक्शन जानते हैं। जितना उस बारे में हमने कहना था, कल हमारे जो है मीटिंग के बाद आपको पूरा ब्रीफिंग दी गई है। आज भी हमारा वही स्टैंड है। देखिए, हम उनके साथ है। कांग्रेस ने जो फैसला लिया है कि हम वक्फ तरमीमी बिल को वहाँ सुप्रीम कोर्ट में उसका चैलेंज करेंगे, हम उसका साथ दे रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है क्योंकि ये जो तरमीमी बिल, वक्फ तरमीमी बिल जो पार्लियामेंट में उन्होंने वो पास की है, जो लोकसभा में राज्यसभा ने भी कल पास की है, तो ये तो कंप्लीटली खिलाफ है मुसलमानों के लिए। ये मुसलमानों को मार्जिनलाइज करने के लिए इकदाम है। ये जो बिल उन्होंने तरमीमी बिल पास की है, ये जो मुसलमानों को यहाँ सेकंड शहरी बनाने के लिए एक कदम है। पर्टिकुलर सेक्शन जिसमें कानून व्यवस्था आता है, लॉ एंड ऑर्डर आता है, वो ट्रांसफर्स एलजी महोदय करेंगे। वो यूनियन टेरिटरी में डिफाइन किया गया है। उमर साहब को और उनके विधायकों को तकलीफ हो रही है क्योंकि उनके सर पे भूत सवार है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इस पूरे जम्मू कश्मीर की मालिक है। हम ठेके बेचेंगे, हम जमीनें बेचेंगे, हम जंगलात बेचेंगे, ये मानसिकता नेशनल कॉन्फ्रेंस है। तो कहीं ना कहीं सिलेक्टेड और इलेक्टेड के बीच की ये जंग जो है वो छिड़ चुकी है जम्मू कश्मीर में। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे हजरात जुड़े हैं। गुलाम हसन राथर बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है गांदरबल से, सोफिया वराफत जेकेएनसी स्पोक्स पर्सन और अमित रैना पॉलिटिकल एक्सपर्ट। आप तीनों हजरात का बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। सबसे पहले मैं बीजेपी के स्पोक्स पर्सन यानी गुलाम हसन राथर जी आपसे पूछना चाहूंगी कि इसमें ये जो लड़ाई है ये एलजी और सीएम उमर अब्दुल्ला के बीच अब दिखती नजर आ रही है। जहां सीएम इसे आइन के खिलाफ फैसला मानते हैं तो वहीं बीजेपी का ये कहना है ये बिल्कुल आइन के मुताबिक लिया गया फैसला है। ये 48 अफसरों का जो ट्रांसफर है वो उस पर आपका क्या कहना है? जी देखिए, हमारे साथ सोफिया राफत जी भी हैं जो कि एनसी स्पोक्स पर्सन। अभी दरअसल कनेक्टिविटी की वजह से गुलाम हसन जी से हमारा संपर्क थोड़ा टूट गया है। सोफिया राफत जी, आपसे पूछना चाहेंगे इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या टेक है, आप क्या कहना चाहेंगे?
थैंक यू शिवानी जी, हमें यहाँ पर आमंत्रित करने के लिए। देखिए, हमारा तो बिल्कुल क्लियर सा स्टैंड है। ये हमारा ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के जितने भी इलेक्टोरेट है जिन्होंने अपनी एक चुनी हुई सरकार बनाई है, उन सब का एक ही टेक है कि अगर सरकार यहाँ पर लोगों ने बनाई है तो उसमें जितने भी तरीके से हस्तक्षेप किए जा रहे हैं, जितना भी उसमें इंटरफेरेंस किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज के बिल्कुल खिलाफ है, और जो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें यानी एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को पावर्स देता है, उस हिसाब से ही और उसी तरीके से उस गवर्नमेंट को काम करना चाहिए पब्लिक के हित में। देखिए, ये बात सिर्फ यहाँ तक ये नहीं है कि जो ऑफिसर ट्रांसफर हुए हैं, ऑफिसर जो ट्रांसफर हुए वो तो हमारे अपने ही है, जेके सर्विस के सारे लोग हैं, हमें तो उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे वो जो ट्रांसफर हुए या उनके जो तबादले, उनकी जगह पर जो नए आए, सभी ऑफिसरान हमारे अपने हैं। मसला उनका तो है ही नहीं, मसला है प्रोसेस का। जो प्रोसेस इस वक्त स्टार्ट किया गया है ऑनरेबल एलजी साहब के जरिए से, तो उस प्रोसेस को ही हम सवाल उठा रहे हैं। हमारे जम्मू कश्मीर का हर एक बाशिंदा उस प्रोसेस के खिलाफ आवाज उठा रहा है कि प्रोसेस बिल्कुल ऐसी नहीं होती है, और जितने भी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स डिफाइंड है, वो सारे पावर्स में लेफ्टिनेंट गवर्नर का कहीं पे भी इन चीजों के ऊपर रोल नहीं है। हाँ, अब ये कोड करते हैं जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में प्रोविजन है ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स। ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स अगर अभी तक बने नहीं है, तो यहां से गवर्नमेंट ने अपना ड्राफ्ट ऑनरेबल एलजी साहब को भेजा है, तो उसके बाद इन सब चीजों की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। आइदर यहां से ऑनरेबल एलजी साहब उन चीजों को अप्रूव करके वापस भेजे, या उनके ऊपर कोई अपनी उनकी रिमार्क्स है, कहीं पे वो चाहते हैं कि इसके प्रोविजंस अलग तरीके से हो, तो उसके बाद भी ऑनरेबल सीएम को वापस भेजने हैं। जहां पर इन दोनों के बीच में अगर ये तनातनी रही, तो लोगों के हित में बात करने वाली सरकार के ऊपर कदगल लगा रहे हैं, उनके आप हाथ पैर बांध रहे हैं। और क्या ये वही नहीं है कि जो जितने भी लोगों से आपने वोट लिए थे जम्मू कश्मीर में, कि यहाँ पर एक चुनी हुई सरकार हो और वो यहाँ के लोगों के हित में फैसले करे, तो फिर उसके बाद जो नॉमिनेटेड या सिलेक्टेड या अपॉइंटेड जो होते हैं पदवारी, चाहे वो ऑनरेबल एलजी साहब हो या फुल फ्लेज्ड गवर्नर हो, उनका तो रोल मिनिमम है, बिकॉज ही इज द नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट। और ऐसा अगर इस वक्त बीजेपी इस चीज को बड़ी खुशी से मना रही है, तो आई डोंट थिंक कि अगर इनकी सरकार यहाँ पर होती तो इस चीज को कभी अपने गले से उतार देते। बिल्कुल भी इस चीज के खिलाफ जो भी, जैसे इसको हम दूसरी दिल्ली नहीं देख सकते हैं, जैसे पिछली बार जब वो वहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार थी, तो ये सारी चीजें तो वहां पर भी हुई। हर दिन तनातनी होती थी, हर दिन एलजी और चीफ मिनिस्टर आपस में लॉकिंग हॉर्न्स होते थे। तो इस चीज में लोगों का ही नुकसान होता है, और अगर लोगों के हित में यूनियन गवर्नमेंट चाहती है कि यहाँ पर फैसले करे, तो फिर अपनी चुनी हुई सरकार को उनको बिल्कुल अच्छे तरीके से काम करने देना चाहिए। आई थिंक ये हमारा पॉइंट है। जी गुलाम हसन जी, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? सबसे पहले आपको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम जी, और जितने भी हमारे दोस्त बैठे हैं उनको भी मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। देखिए, आपने देखा होगा कि हमारी रियासत जम्मू तो गुलाम हसन जी से हमारा नेटवर्क कनेक्शन की वजह से संपर्क जो है वो ब्रेक हुआ है। वो हमारे साथ फिर जुड़े हैं। जी गुलाम जी। जी, हुकूमत जो हमारी सरकार हमारी रियासत जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो की है जी, और कांग्रेस ने जो की है, वो तो आपके सामने आया है। उन लोगों ने कैसे लोगों के साथ धोखा किया है। अब इनका यही मकसद था कि हम इस यूनियन टेरिटरी में आज भी, क्योंकि लोगों को धोखा दे के ये लोग अभी बरसर इक़्तिदार आए हैं, और इनको लगता था कि शायद आज भी हम वही करेंगे जो हमने पहले किया है। और जो हमारे जो गवर्नर साहब है, तो आपको पता है कि एक बहुत सालों से यहाँ पे काम कर रहे हैं, और ये बहुत सीरियस है इस चीज को लेके कि यहाँ पे कोई गड़बड़ ना हो। और आप देख रहे हैं कि हमारी जो यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर में जो गवर्नर साहब ने जो फैसला लिया है, बिल्कुल रियासत के हक में है, यूनियन टेरिटरी के हक में है, लोगों के हक में है। और ये चाहते हैं कि लोगों को कोई धोखा न दे। और ये नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है, इनकी हुकूमत आज चल रही है, ये चाहती थी कि हम फिर से लोगों को धोखा दें, हम अपना जो दबदबा फिर से जमा सके।
और इनका यही मकसद था कि हम अच्छे से प्रिवेल करें पूरे रियासत जम्मू कश्मीर पे। जो इनकी मर्जी है वो करते, इसलिए ये इनके इंटेंशन जो थे वो बिल्कुल सही नहीं थे, बिल्कुल गलत थे, और लोगों का खून चूसने के काम कर रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस और बाकी जो हमारे इनके सहयोगी है। और वो चाहते थे कि हमें फायदा मिले, लोगों को जो भी हो। अब आप खुद देख लीजिए, वो गांधरबल के रिप्रेजेंटेटिव है और गांधरबल में आज तक वो नहीं आ रहे हैं। दूसरी बात ये कि यहाँ के जो इनके अपने वर्कर्स हैं उनको भी अलाउ नहीं करते हैं कि वो अपने पास वो अलाउ नहीं करते हैं उनको। वो चाहते थे कि उससे मिले, यहाँ के लोग चाहते थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से मिले, लेकिन उसको यही पता है कि शायद मैंने इलेक्शन जीता है और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी जो है वो पर्टिकुलर इस चीज के लिए कि वो अच्छे से ऑब्जर्व करे, अच्छे से देखे, ताकि यहाँ पे कोई नाइंसाफी ना हो, ताकि यहाँ के जो लोग हैं वो अच्छे से काम करें, यहाँ पे तरक्की हो, कोई नाइंसाफी ना हो, जो नाइंसाफी नेशनल कॉन्फ्रेंस से पहले भी की थी। तो कहीं ना कहीं आप इसे नाइंसाफी की तरफ देख रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं होता है तो ये नाइंसाफी होती है। जी गुलाम हसन जी। जी, बस मैं यही कहना चाहता हूं कि जो कुछ हमारे गवर्नर साहब ने जो भी कुछ किया है, आजकल जो ट्रांसफर्स हुए हैं अपने जितने भी ऑफिसर्स हैं, तो बिल्कुल सही किया है। और मैं गवर्नर साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूं, उसने अच्छा स्टेप लिया है और नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो है मौका नहीं दिया है कि वो फिर से वही काम करें, वही वो दोहराए जो उन लोगों ने पहले भी किया था कश्मीरी लोगों के साथ। जी, हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट अमित रैना जी भी हैं। अमित रैना जी, आपने दोनों का टेक सुना होगा। एक तरफ गुलाम हसन जी ने कहा कि बिल्कुल आइन के मुताबिक लिया गया फैसला है, और वहीं दूसरी तरफ एनसी का ये कहना है कि ये बिजनेस रूल के दायरे से बाहर किया गया फैसला है। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या टेक है, क्या कहना चाहेंगे आप सर? देखिए, इसके दो व्यूज बनते हैं। एक तो ये है कि जो JNK रीऑर्गेनाइजेशन बिल है उसमें LG के जो पावर्स हैं जो लार्जली डिफाइंड है, उसमें IAS ऑफिसर्स के ऊपर जो पावर है वो लार्जली LG के पास है, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के ऑफिसर्स हैं उनके पावर्स लार्जली स्टेट गवर्नमेंट के पास है, जो यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट है। अब उसके बावजूद LG ने 48 ऑफिसर्स के ऑर्डर्स निकाले हैं, और जहां तक मैं श्री अटल डुल्लू जी को जानता हूं, वो ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो आइन के खिलाफ होगा, जो कॉन्स्टिट्यूशनलिटी के खिलाफ होगा या लॉ के खिलाफ होगा। तो कहीं ना कहीं तो ये मानकर चलिए कि जो ऑर्डर्स हैं वो लीगली वैलिड है। अब ये लीगली लेटर्स में तो वैलिड है, कि स्पिरिट में वैलिड है कि नहीं, मुझे लगता है सवाल यहाँ पे आता है कि क्या ये ऑर्डर्स स्पिरिट में वैलिड है। मुझे लगता है कि LG ने एक्सक्यूज तो लिया है लॉ एंड ऑर्डर का, क्योंकि जितने भी मजिस्ट्रेट या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ट्रांसफर हुए हैं, इन सब के पास रेवेन्यू के अलावा मजिस्ट्रियल पावर्स है, और उस मजिस्ट्रियल पावर्स को डिफाइन करके लॉ एंड ऑर्डर के तहत जो LG के पास आता उसमें इनके ट्रांसफर कर दिए गए। मगर क्या ये स्पिरिट में सही है कि नहीं, तो मेरा अपना मानना है कि इसको अवॉइड किया जा सकता था, क्योंकि अगर एक सरकार आई है और एक सेंसिटिव स्टेट, जम्मू कश्मीर जैसे सेंसिटिव स्टेट में या यूनियन टेरिटरी में एक सरकार आई है, तो कुछ ना कुछ लिमिटेड पावर्स आपको उसको देने पड़ेंगे, और एक कन्फ्रंटेशन दो एग्जीक्यूटिव्स के बीच में मुझे नहीं लगता ये सही है। और उस मामले में शायद स्पिरिट के मामले में ये ऑर्डर सही नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप ये मानते हैं कि राज्य के प्रशासनिक ढांचे पर इस बात का असर हो सकता है सर? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव लोगों ने एक सरकार चुनी है जी, और उस सरकार से जवाबदेही लोग लेंगे, और एक आम आदमी के लिए इंट्रिकेसीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन समझना शायद उतना आसान नहीं होता है। और मुझे नहीं लगता कि अगर एक ब्यूरोक्रेसी रिपोर्ट नहीं करती है इलेक्टेड गवर्नमेंट को, या एक ब्यूरोक्रेसी को लगता है कि वो जवाब आंसरेबल नहीं है एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को, तो कहीं ना कहीं एक एफिशिएंसी ऑफ जो गवर्नेंस है उसमें कहीं ना कहीं जरूर फर्क आता है। और अगर LG साहब को ये ट्रांसफर करने ही थे, तो मेरी अपनी पर्सनल राय है कि उनको CM को बुला के उनसे डिस्कस करके एक ऐसा ऑर्डर निकालना चाहिए, एक ऑर्डर ऐसे निकलना चाहिए था कि जिसमें लगे कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उसकी भी कहीं ना कहीं इसमें कंसल्टेशन हुआ है और उसमें उसकी कंकरेंस है। अनफॉर्चुनेटली ये वैसे हुआ नहीं है। ये कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू एग्जीक्यूटिव पावर्स के रूप में उभर के आ रहा है। जी,
बिल्कुल। सोफिया रावत जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि अमित रैना जी ने कहा कि इस डिसीजन में, इस फैसले में एलजी मनोज सिन्हा को कहीं ना कहीं सीएम उमर अब्दुल्ला को भी लूप में रखना चाहिए था, ताकि इस पर कोई किसी तरीके का कोई तनाजा खड़ा ना हो, क्योंकि जाहिरी तौर पर वो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है। देखिए, जो अमित जी की बात यहाँ पर है, मैं तो उससे 100% इत्तेफाक करता हूँ। हालांकि मैं इस चीज से थोड़ा अपने अप्रहेंशन दिखाना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं लूप में रखना चाहे तो सीएम को, दिस इज ए डिस्ग्रेस कि कहीं ना कहीं सीएम तो फिक्स नहीं हो सकते, बिकॉज सीएम जो है ही इज रिप्रेजेंटिंग द स्टेट, द पीपल ऑफ द स्टेट। तो अगर सीएम को कहीं पे जो भी उनकी पावर्स है, जो भी उनकी प्रोटोकॉल है, जो भी उनके जितने भी प्रावधान है संविधान के हिसाब से, उन सब के ऊपर बिल्कुल उनको पूरा इख्तियार देना चाहिए काम करने का, और बड़ी इज्जत से, और एक सही प्रोसेस के तौर पे। और दूसरा, अभी जो हमारे अपने भाई बीजेपी के बोल रहे थे यहाँ पर कि यहाँ पर नाइंसाफी होती थी, अच्छा हुआ, वो हुआ, ये हुआ, नहीं। देखिए, अगर यूनियन गवर्नमेंट को यहाँ पर जो चुनी हुई सरकार है उनको काम नहीं करने देना चाहिए था, तो वो अच्छा होता कि वो इलेक्शन ही ना डिक्लेयर करते। इलेक्शन डिक्लेयर करने के बाद इतने मैसिव तरीके से, इतना मैसिव मैंडेट, 77% तक लोगों ने वोट दिया, तो वो वोट किसके लिए दिया? और अगर उन्हें एक पार्टी स्पेसिफिक को वोट दिया, तो इसका मतलब है कि यहाँ के लोगों ने अपना पूरा विश्वास उनके ऊपर जताया है, और इस वक्त जो उनके साथ हो रहा है उसको विश्वासघात कहते हैं। डेमोक्रेसी में तो ये सारी चीजें बिल्कुल मानी जाती है कि जहां पर मेजॉरिटी का फैसला हो। अभी कल रात की बात, परसों रात की बात है, वक्फ बिल, अमेंडमेंट बिल पेश हुआ, दोनों हाउसेज में उसको मेजॉरिटी ने पास किया, चाहे वो इखलाकी तौर पे गलत बिल हो, एंटी मुस्लिम हो, हम जितना भी उस चीज को लेकर बोले, लेकिन फिलहाल ये बात है कि वहां पर सरकार के पास नंबर्स थे, और नंबर्स की बुनियाद पे उन्होंने इस चीज को पास कर दिया। अब रिएक्शन में क्या होगा वो अलग चीज है। इसी तरीके से अगर जम्मू एंड कश्मीर के लोगों ने अपने तौर से चुनी हुई सरकार बनाई है, तो सरकार का बिल्कुल एक मौका देना चाहिए, और एक काम करने का तरीका है, इख्तियार है, उसको देना चाहिए। वरना यहाँ पर अगर सेंटर को खुद ही अपना रोल चलाना था, तो जरूरत नहीं थी फिर इलेक्शन का ड्रामा करने की। और ये इलेक्शन का ड्रामा, इलेक्टोरल ड्रामा, लोग फिर इस चीज को बिल्कुल ऐसे तरीके से लेंगे कि पहले ही अच्छा होता था कि यार हम लोग बाइकआउट करते थे। उस बाइकआउट के माइंडसेट से निकल के लोगों ने अपना विश्वास जताया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, अपनी कंट्री के ऊपर, अपने इलेक्टोरल प्रोसेस के ऊपर। और अगर ये इलेक्टोरल प्रोसेस ही कल को साबित हो, हमारे एमएलएज, ऑनरेबल एमएलएज, हमारे सीएम साहब, हमारे मिनिस्टर्स क्या कहकर लोगों के सामने जाएंगे कि आप, हमने कौन सा काम किया, अगर उनको काम करने का मौका ही नहीं दिया जा रहा है। और खुल्लम खुला ये एक ऐसी, मैं कहूंगा, गुंडागर्दी है जिसके तहत लोगों के मैंडेट के ऊपर बहुत ये ना एक शब खून मारा जा रहा है। लोगों के मैंडेट का ये एक हिसाब से मर्डर हो रहा है, मर्डर ऑफ द इलेक्टोरेट, और उनके जो माइंड, ये ना उनके जो एस्पिरेशंस है, उनके एस्पिरेशंस का मर्डर है। तो ऐसी सूरत में सरकार आगे बढ़ नहीं सकती, बात आगे नहीं बढ़ेगी, और लोगों को जहां पर कोई भी राहत पहुंचाने का काम हो, कार्य हो, वो नहीं हो पाएगा। जी, तो हमारे साथ गुलाम हसन जी भी हैं। गुलाम हसन जी, एलजी के इस ट्रांसफर ऑर्डर को एनसी जो है वो राज्य सरकार के अधिकारों पर हमले के तौर पर देख रही है, आपका क्या कहना है इस पूरे मामले पर? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस कुछ भी बोल सकती है। आपको पता होगा कि जब हमारे यहाँ जो क्या है कि पंचायत इलेक्शंस जो हो रहे थे, तब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मना किया था। मना क्यों किया था? उसको पता था कि हमारी अभी औकात नहीं है। अब आप खुद देख लीजिए कि इन लोगों ने तब भी, जो एक पॉलिटिकल पार्टी है और मेन स्ट्रीम पार्टी है, हमारी कश्मीर की अपनी पार्टी है, और आप खुद देख लीजिए इन लोगों ने डिसीव किया है हमारी सरकार, हमारी एक कॉन्स्टिट्यूशन को। यानी वो कॉन्टेस्ट नहीं किया उन लोगों ने, क्योंकि वो उन लोगों ने डिसीव किया है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को। और आज ये कह रहे हैं कि भाई ये हो रहा है, वो हो रहा है। मेरे कहने का मतलब ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कुछ भी कह सकती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस कुछ भी बोल सकती है, अपने लोगों को ये करने के लिए ना, अपने आप को ठीक करने के लिए, अपने आप को ठीक दिखाने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस किसी हद तक जा सकती है। और मैं नहीं चाहता हूं कि जो अमित रैना जी, क्या ख्याल है आपका? नहीं, देखिए, मुझे बार बार नेशनल कॉन्फ्रेंस की यही समस्या है कि देखिए, एक यूनियन टेरिटरी है, और इसमें एक्सपेक्टेड था कि एलजी और इलेक्टेड गवर्नमेंट के बीच कन्फ्रंटेशन आएंगे,
अब ये दोनों की मैच्योरिटी है कि वो उसको कैसे रिजॉल्व करते हैं। और ये कन्फ्रंटेशन हमने सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं देखी, हमने दिल्ली में भी देखी, हमने पौंडीचेरी में भी देखी। और वहां पे कितनी आप और एलजी के बीच इतने मनमुटाव होने के बावजूद भी सरकार चली, और पौंडीचेरी में किरण बेदी के समय ये कन्फ्रंटेशन आई, फिर भी सरकार चली और लोग आगे मूव फॉरवर्ड करते हैं, कहीं ना कहीं रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का बार बार स्टेटमेंट है, और अभी जो प्रवक्ता बैठे नेशनल कॉन्फ्रेंस के कि देश को ये अपने स्टेटमेंट्स लोडेड करना है विद सेपरेटिज्म, मुझे उस पर चिंता हो जाती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाद हमने देश के आईन पे विश्वास किया, हमने हिंदुस्तान के पे विश्वास किया, हमने इलेक्शन को बाइकआउट नहीं करा। ये हमने दिल्ली में आपने किसी से दिल्ली में सुना? ये जब केजरीवाल सरकार और एलजी के बीच इतना घमासान चल रहा था, ना आपने ये आपसे सुना, ना आपने ये भारतीय जनता पार्टी सुना, ना आपने दिल्ली के किसी व्यक्ति से सुना, ना हमने ये पौंडीचेरी में सुना। ये अनफॉर्चुनेटली नेशनल कॉन्फ्रेंस जो अनहिडन एजेंडा ऑफ सेपरेटिज्म लेके चलती है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि फिर वो एलजी को या केंद्र सरकार को कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो ऐसे हरकत करने को मजबूर हो जाते हैं। हालांकि मैं फिर कह रहा हूं कि LG should have avoided this. LG साहब को अवॉइड करना चाहिए था। अगर आपने एक इलेक्टेड गवर्नमेंट अलाउ करी है और जिसको एक अच्छा मैंडेट मिला है और एक डिस्टर्ब स्टेट है, तो उसमें सरकार को आप फंक्शन करने दीजिए, और यू विल हैव टू फाइंड वेज। उमर साहब को भी रास्ता ढूंढना पड़ेगा, LG साहब को भी रास्ता ढूंढना पड़ेगा कि ये सरकार मिनिमम कन्फ्रंटेशन पे कैसे चलती है। जहां तक बाकी जो दूसरे पार्टी के प्रवक्ता है, मेरे दोस्त भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है, मुझे नहीं लगता कि एग्जीक्यूटिव फंक्शन जो अभी एग्जीक्यूटिव के बीच में जो अभी कन्फ्रंटेशन चल रहा है, उसे पार्टी पॉलिटिक्स को लाने की जरूरत है। क्योंकि अल्टीमेटली मैं फिर कह रहा हूं कि जवाबदेही लोग सरकार से मांगेंगे, और उनके पास वो पावर्स होने चाहिए कि वो उसको फुलफिल कर सके। और अगर फुलफिल नहीं कर सकते हैं तो उनके पास वो एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए कि हमें, जैसे केजरीवाल जी कहते थे कि हम मुझे दिल्ली एलजी ने काम नहीं करने दिया, वैसे उमर साहब को वो एक्सक्यूज नहीं मिलना चाहिए कि मुझे एलजी ने काम नहीं। और जी गुलाम हसन जी, आप क्या कहना चाहेंगे अमित रैना जी की इस बात पर? कि जो हमारे गवर्नर साहब है उसको पता है कि उसको नहीं करना चाहा था, लेकिन उसको पता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, और वो नहीं चाहते हैं कि कश्मीरी आवाम फिर से धोखे में पड़े। और ही नोज बेटर देन वी पीपल बिकॉज ही इज फुली इन्वॉल्व्ड इन दिस सिंस मुझे लगता है 2-4 साल हो गए। लेकिन नहीं लगता आपको कि कहीं ना कहीं अधिकारों की बात हो रही है, अधिकार क्षेत्र की बात हो रही है, और एलजी जिस तरीके से एलजी के डिसीजन पर सवाल उठा रही है एनसी, उनका यही कहना है कि ये अधिकार जो है सीधे तौर पर सीएम उमर अब्दुल्ला को मिलना चाहिए, लेकिन उनके बिना इस बात की जानकारी के नौकरशाहों के तबादले कर दिए जाते हैं। No doubt he must have this involved with this जो हमारी चीफ मिनिस्टर जो है उसको इन्वॉल्व करना चाहिए था इसको, लेकिन अभी उसको पता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, और मतलब उसको पता है कि अगर हम ये ना करें तो इससे बहुत नुकसान हो सकता है कश्मीरी आवाम को। और मुझे लगता है he is doing good job, और हम सराहते हैं उस चीज को, ताकि कश्मीरी आवाम जो है कश्मीरी आवाम की यही बदकिस्मती है कि उन लोगों ने मैंडेट दिया है नेशनल कॉन्फ्रेंस को, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लूटा है कश्मीर को। मैं बार बार यही कहना चाहूंगा कि ये जो एक स्टेप लिया है गवर्नर साहब ने, खाली इसलिए लिया है ताकि कश्मीरी आवाम सेफ हो। जी, हमारे साथ सूफी अराफत जी भी है। सूफी अराफत जी, जिस तरीके से ये फैसला लिया गया है ये तो एक तरफ है, लेकिन क्योंकि जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है, तो यूनियन टेरिटरी में एलजी के अपने अधिकार होते हैं और सीएम को कुछ अधिकार होते हैं, और ये दोनों सामंजस्य बिठाकर चलने की बात होती है। लेकिन सीधे तौर पर एनसी का ये कहना कि ये जो अधिकार क्षेत्र है वो सीएम के दायरे में आता है, तो ये कहाँ तक सही है? मतलब इसको सही नहीं ठहराया जा रहा, जिस तरीके से अमित रैना जी ने भी बोला और गुलाम हसन जी भी बोल चुके हैं। देखिए, अभी जो मैं तो नहीं चाहूंगा कि हमारा जो बात करने का स्तर है, डिबेट का स्तर है, वो किसी भी तरह से नीचे चला जाए। मैं उसमें बिल्कुल बड़ा ये रहता हूं कि वी आर वेरी सिविलाइज्ड पीपल, बट एक दो चीजें हैं जिनका मैं जवाब देना चाहूंगा। अमित जी, आपने जो बात उठाई कि हमारे स्टेटमेंट्स लोडेड होते हैं सेपरेटिज्म के या सॉफ्ट सेपरेटिज्म के, बाकी चीजें, सो आई डोंट थिंक कि इस हिसाब से आप फिर रियलिटी को जानते हुए भी उसको तस्लीम नहीं कर रहे हैं।
क्या ये वही स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर नहीं है जहां पर आप जैसे मेरे लाखों भाइयों को अपना घर छोड़ना पड़ा? क्या ये वही स्टेट नहीं है जहां पर हजारों की तादाद में लोग मारे गए? क्या ये सही नहीं कि यहाँ पर मोस्ट ऑफ द टाइम्स इलेक्शंस बायकॉट हुए? मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन यानी 2%, 3%, 4% कई एरियाज में, और कहीं पर 0 पॉइंट समथिंग ऐसी परसेंटेज ऑफ वोटिंग हुआ करती थी। क्यों होता था? क्योंकि एक सही बात है, हकीकत है कि यहाँ पर एक प्रॉक्सी वार लड़ी जा रही थी पड़ोसी मुल्क के जरिए से, और उन्होंने यहाँ के नौजवानों के साथ किस तरीके से, और यहाँ के कई बड़े पॉलिटिकल लीडर्स के साथ भी ये सब किया था कि उनको अपने तरीके से उन्होंने एज हैंडलर्स उनको हैंडल किया कि आप ये एजेंडा हमारा चलाओ। और जिसके नतीजे में ये हुआ कि अभी जो स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हुआ करती थी, हमारे पास अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन हुआ करता था, अभी हम यूनियन टेरिटरी है। तो अगर इन सारी बातों को हम जुटला दे कि ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं था, तो वी विल टेक जम्मू एंड कश्मीर एट पार विद दिल्ली, पौंडीचेरी और मध्य प्रदेश और एनी अदर स्टेट। सो दैट्स वोंट बी करेक्ट, बिकॉज कोर्स करेक्शन की जरूरत हमें यहाँ पर है कि वी वर फेसिंग अ प्रॉब्लम, वी वर फेसिंग अ प्रॉक्सी वॉर, वी वर फेसिंग सम सॉर्ट ऑफ डिस्टर्बेंस, मतलब एवरी टाइप ऑफ डिस्टर्बेंस फ्रॉम अदर फोर्सेज जो हमारी अक्रॉस द बॉर्डर आते थे। और उनके बीच में आप जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को कहां पर देखते हैं? ये वही पॉलिटिकल पार्टी है जिसके 12,000 वर्कर्स मारे गए, यानी 12,000 से ज्यादा फैमिली सफर हुई। और उसके बाद ये वही पॉलिटिकल पार्टी है जिसने हमेशा पॉलिटिकल प्रोसेस में अपने वर्कर्स को झोंका, पॉलिटिकल प्रोसेस में अपने लीडर्स को झोंका। कई सारे हमारे मिनिस्टर्स कत्ल हो गए, कई सारे इतने बड़ी पॉलिटिकल शख्सियतें, उनके घर उजड़ गए। तो लेकिन उन सब के बीच में भी हमने कॉन्स्टिट्यूशन पर, अपने कंट्री पर और अपने कंट्री के लोगों के ऊपर विश्वास किया। तो ये कहीं भी जायज नहीं होगा कि अगर आपको इस तरीके से देखेंगे कि हमने ये किया वो किया, नहीं। वी डिड व्हाट वाज सपोज्ड टू बी गुड। और जितना भी चेंज ऑफ माइंड, चेंज ऑफ थॉट प्रोसेस, कंडीशनिंग ऑफ ब्रेन जितना भी कर सकते थे, इट वाज नॉट पॉसिबल विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, स्पेशली जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस। और यहाँ पर बाकी पॉलिटिकल पार्टीज का भी उसमें रोल है, मैं उसको डिनाई नहीं करता हूँ कि सब लोगों ने यहाँ के लोगों को मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स की तरफ माइल किया। और सबकी मिलीजुली कोशिश के बावजूद ही ये पॉसिबल हुआ कि 75% से ऊपर हमारे यहाँ मतदान हुआ। और उस मतदान के बाद लोगों ने अगर विश्वास जताया है कि हमें अपनी सरकार मिलेगी और हमारा अपना काम होगा, इसमें डे टू डे अफेयर्स है। मैं तो यहाँ पर कोई कश्मीर इशू की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो इश्यूज ऑफ कश्मीर की बात कर रहा हूँ बार बार, क्योंकि यहाँ पर सड़क, बिजली, पानी और डे टू डे अफेयर्स, हमारे नौजवानों का रोजगार, हमारे रिसोर्सेज, हमारी इकोलॉजी, सब चीजों के ऊपर तो बात होनी है। और अगर बात होनी है तो जो जिस आदमी को मैंने वोट देकर असेंबली भेजा, अगर वो नहीं करेगा, वो वहां पर बात भी नहीं करेगा, उसको बात करने की इजाजत नहीं होगी, उसके बाद वो मेरे लिए फैसला भी नहीं कर पाएगा, तो मेरे इस सारे प्रोसेस का क्या मतलब निकलता है? आई थिंक ये सारा जो प्रोसेस था एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज थी फिर। और इससे अच्छा होता कि अगर यहाँ पर इलेक्शंस नहीं डिक्लेयर हुए होते और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जितने भी अप्रहेंशंस थे उनने 2018 से तो लिटरली यहाँ पर कोई गवर्नमेंट नहीं थी। इसके बाद 2019 में जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, उसके बाद डायरेक्टली उन्होंने सारी चीजें संभाली, सारा कंट्रोल अपने हाथ में था। तो दिस इलेक्शन शुड नॉट बी मेड अ जोक ऑफ इट, क्योंकि आप हर एक मतदान जो लाइन में खड़ा रहा, मतदाता जो उस लाइन में खड़ा रहा सुबह से शाम तक, डिफाइंग ऑल ऑर्डर्स, या जो फर्स्ट टाइम वोटर्स थे जिन्होंने जिंदगी में कभी वोट नहीं किया था, हालांकि उनकी एज 60-70 ईयर्स के आसपास भी थी और कुछ यंगस्टर्स भी थे, तो उनका यही था कि अगर एक हैंड होल्डिंग नहीं होगी, हम कोई किसी से कोई सिंपैथी थोड़ी चाहते हैं। वी नीड कि जम्मू कश्मीर के नौजवान को अगर किसी ने गलतफहमी में वर्गलाया था, ही नीड्स एम्पैथी, ही नीड्स कोर्स करेक्शन, ही नीड्स टू बी एट पार विद अदर्स। और जिस तरह से मेनलैंड अपने कंट्री में जितनी भी स्टेट्स फंक्शन कर रही है अपने पावर्स के बलबूते पे, जितनी भी उनकी है, कॉन्करेंट लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, सेंट्रल का लिस्ट है, तो यहाँ पर इस वक्त ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स की एब्सेंस में ऑनरेबल एलजी साहब ने अगर कोई फैसला किया, तो आई थिंक कहीं ना कहीं ये इलेक्टोरेट के खिलाफ और जो इलेक्टेड लोग हैं उनके मैंडेट के खिलाफ बात गई है। और मैंने पहले ही कहा कि हमें उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो लोगों को ट्रांसफर किया गया वो सारे लोग हमारे ऑफिसर्स अपने हैं, जिन लोगों को वहां से उठाया गया वो भी अपने हैं, जिन लोगों को वहां पर बिठाया गया वो भी अपने हैं, और इनफैक्ट इधर उधर से तो कहीं अपने ही जगह पे हैं। तो हमें प्रोसेस से प्रॉब्लम है, और इस प्रोसेस को जितना भी ट्रांसपेरेंट, जितना भी इफेक्टिव, जितना भी अच्छा लोगों के हित में आप बना सकते हैं, ये हमारे ऑनरेबल एलजी साहब की भी जिम्मेदारी है, और उतनी ही जो हमारी इलेक्टेड गवर्नमेंट है, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, उनकी कैबिनेट और उनके बाकी लोग, उन सब की जिम्मेदारी।
कहीं ना कहीं वाजिब सवाल लग रहा है अमित रैना जी कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है उसको भी कुछ जिम्मेदारियां दी जानी चाहिए और उसे मिलनी चाहिए, क्योंकि वो जनता के द्वारा इलेक्ट किया हुआ एक नुमाइंदा है जो जनता के लिए काम करने के लिए आगे आया है, और कहीं ना कहीं इसे अधिकारों का हनन ही समझा जा रहा है। क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, मैं तो पहले से ही कह रहा हूं कि इन स्पिरिट जो ऑर्डर है, देखिए लीगैलिटी में ये ऑर्डर बिल्कुल सही है। और जैसा कि सोफिया राफत जी ने कहा कि जो इलेक्शन हुए थे वो कहीं ना कहीं जोक बनकर रह गए, यानी मजाक बनकर रह गए हैं, तो क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, मैं कह रहा हूं कि इन स्पिरिट ये ऑर्डर शायद गलत है, लीगैलिटी में ये ऑर्डर बिल्कुल सही है। जहां तक बात है इलेक्शंस की और इलेक्टेड गवर्नमेंट की, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इलेक्शन लड़ा तब उनको पता था कि वो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी का इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब आप यूनियन टेरिटरी का इलेक्शन लड़के उम्मीद करेंगे कि आपको स्टेट के पावर मिलेंगे, तो या तो आप तब मूर्ख थे या आज आप मूर्ख थे। क्षमा चाहता हूं कि शब्द का इस्तेमाल करने के लिए, बट सच्चाई यही है कि या तो आप मूर्ख तब थे या आज आप मूर्ख हैं, क्योंकि आप जब इलेक्शन लड़ रहे थे तो आपको बिल्कुल साफ साफ पता था कि आप एक यूनियन टेरिटरी का इलेक्शन लड़ रहे हैं जिसमें एलजी के पावर्स बहुत ज्यादा हैं, जिसमें एलजी का इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा है, और क्योंकि बड़े क्लियरली डिफाइंड पावर्स है एलजी के, वो इंटरफेयर आके डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के साथ करेंगे। तो आज ये कहना कि ये गलत हो रहा है, तो ये बात तब करनी चाहिए थी। मैं फिर कह रहा हूं कि हाँ, क्योंकि स्पिरिट में मैं नहीं चाहता कि दो एग्जीक्यूटिव पावर्स एक यूनियन टेरिटरी के आपस में कोलाइड करें, उसमें नुकसान आम जनता का होता है और इसमें दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। शायद उमर अब्दुल्ला की ज्यादा बनती है क्योंकि वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, कि वो एलजी साहब के साथ बैठकर, वो गृह मंत्री जो अभी जम्मू कश्मीर के दौरे पे आ रहे हैं उनके साथ बैठ के इसको रिजॉल्व करें, इसको स्मूदन आउट करें। हमारे पास दिल्ली में ऐसा नहीं कि हमेशा कन्फ्रंटेशन रहा है। दिल्ली में शीला दीक्षित ने 15 साल बहुत ही इफेक्टिवली सरकार चलाई, विदाउट कन्फ्रंटेशन चलाई, और तब भी सरकार चलाई जब केंद्र में वो पॉलिटिकल पार्टी थी, पावर में थी, जो पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग नहीं करते थे। जहां तक बात है सॉफ्ट सेपरेटिज्म की या इलेक्शन बाइकआउट की, तो शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो मेरे दोस्त हैं वो भूल जाते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो हालात हुए उसके जन्मदाता नेशनल कॉन्फ्रेंस ही थे। 1986 का जो इलेक्शन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने रिग किया और उसके बाद 35 साल स्टेट को एक टर्मोइल में डाला, उस 35 साल में जिसने कश्मीरी पंडितों का विस्थापन देखा, जेनोसाइड देखा, हजारों की तादाद में लोगों की हत्याएं देखी, उस सब के कहीं ना कहीं एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी नेशनल कॉन्फ्रेंस पे है। और इसलिए आज नेशनल कॉन्फ्रेंस पे ज्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको पावर मिला है, विद पावर कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको पावर मिला है, प्लीज उसका इस्तेमाल रिस्पॉन्सिबली करिए। उसका दुरुपयोग फिर से 1980 की तरह, 1989 की तरह, 1996 की तरह सॉफ्ट सेपरेटिज्म में मत करिए। आप आज आपको हर वो बात करनी चाहिए जो एक जमहूरियत को स्ट्रेंथन कर सके, जो प्रोसेस है उसको स्ट्रेंथन कर सके। ये जो स्टेटमेंट्स बार बार सीएम के ऑफिस से या आपके जो श्रीनगर के एमपी के आ रहे हैं, वो बिल्कुल जनहितैषी नहीं है, लोगों के हक के नहीं दिख रहे हैं। मैं आपका समर्थन कर रहा हूं, इस डिबेट के बिगनिंग से मैं आपका समर्थन कर रहा हूं कि कहीं ना कहीं इलेक्टेड गवर्नमेंट को मोर फ्रीडम मिलना चाहिए। ऑल्दो जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है, और बट इलेक्टेड गवर्नमेंट से इलेक्टेड गवर्नमेंट से लोग सवाल पूछेंगे, बट इसको स्मूदन आउट करना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उमर अब्दुल्ला की है। वो एक नाराज कुफा जी की तरह जाके नहीं बैठ सकते हैं, उनको मिलना चाहिए एलजी साहब से, उनको मिलना चाहिए होम मिनिस्टर से। देखिए, आप अगर आपको लगता है कि इतना ऑर्डर वायलेटिव है तो आप जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट रिट पिटीशन मूव कर सकते हैं। बट क्या स्टेट के लिए अच्छी बात है कि उसके कोर्ट केसेस दो एग्जीक्यूटिव के बीच जुडिशरी में चलते रहें? जो काम आपस में मिलकर डिस्कशन से हो सकता है, मुझे लगता है कि उसको अटेम्प्ट करना चाहिए। जी, मैं गुलाम हसन जी आपके पास आना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले सोफिया राफत जी, अमित रैना जी ने जो बात कही, अगर आप उसका जवाब देना चाहते हैं तो जरूर दीजिए। जी बिल्कुल। अमित जी ने जो बातें यहाँ पर कही, अगर उसमें जो शायद वो 1987 के इलेक्शन की बात कर रहे थे, तो 1987 इलेक्शन जो है एक वाटरशेड मोमेंट है जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में, और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि उसके बाद हालात बदल गए। लेकिन शायद मैं उनको ये बताना चाहूंगा, हालांकि उस वक्त भाजपा बीजेपी कोई पार्टी नहीं थी, लेकिन उस वक्त भी सेंटर की इंटरफेरेंस यानी किसी भी तरीके से, हालांकि उस वक्त जो डिस्पेंसेशन थी वो कांग्रेस की थी, और एक
बड़ी बात हुई थी, एक बड़ी तब्दीली हुई थी जिसको राजू फारूक एकॉर्ड कहते हैं। राजू फारूक एकॉर्ड के तहत ही उस वक्त यहाँ पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की कोलिशन बनी। वो भी एक ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स थी उस वक्त के सेंट्रल गवर्नमेंट की। ये ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स और उसके साथ साथ जो इंटरफेरेंस फ्रॉम द यूनियन बार बार होती रहती थी, और जिसके नतीजे में खाली पंडितों का विस्थापन और यहाँ पर जो चीजें उठी, उसके बाद यहाँ पर लोगों का कत्लेआम शुरू हुआ। जितने भी लोग हैं दोनों तरफ से वो मारे गए। कुछ लोग क्या, बहुत सारे लोगों ने अपने जो फैमिली मेंबर्स को खोया, बहुत सारे लोगों ने, लाखों की तादाद में लोगों ने अपने घर वहां से खोए। तो ये अगर इसको हम ओपन करेंगे इस वक्त, इट विल ओपन लाइक ए पेंडोरा बॉक्स की। इसको अगर हम रिवर्स में जाके देखें कि इसके जितने भी रिपरकशंस है, जितने भी पोजीशंस है, जितने भी चेंज थॉट्स है, जितने भी जो भी चीजें हुई है, जितने भी इंटरफेरेंसेस हुए हैं, ये सारा कुछ वापस हम फिर 1947 पे ही पहुंच जाएंगे, जो कि मैं इस वक्त नहीं चाहूंगा और ना ही अमित जी चाहेंगे कि इन सब चीजों पे ऐसे हम इस छोटे से प्रोग्राम में बात करें। उसके लिए हम डिबेट्स का बाकी आपस में बात भी कर सकते हैं। दैट्स वी आर नॉट टू फार फ्रॉम ईच अदर, और आजकल टेक्नोलॉजी के हिसाब से दूसरे किसी डिबेट में भी इस पर बात कर सकते हैं। लेकिन जो विश्वासघात का मामला है ना, जो बार बार हमारे लोगों के साथ, हमारी इलेक्टेड गवर्नमेंट्स के साथ, कितनी सारी गवर्नमेंट्स यहाँ पर है जो सेंटर ने आर्टिकल 355 और आर्टिकल 356 लगा के उड़ा दिया है। बहुत बार ऐसा हुआ। तो क्या उस वक्त तो कोई सेपरेटिज्म नहीं था? उस वक्त तो यहाँ पर किन हालात में जम्मू कश्मीर का एक्सेशन यूनियन ऑफ इंडिया के साथ हुआ था? ये सारी चीजें कहीं ना कहीं पे लगता है कि बहुत सारे लोगों को अपने ऊपर जो उन्होंने एक्सपेक्ट किया था अपने कंट्रीमैन से, खासकर गवर्नमेंट से, लोगों की तो बात हम नहीं कर रहे, लोगों के बीच में तो रिश्ते बहुत अच्छे हैं, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ही कई बार आपस में नहीं बनती थी तो वो एक दूसरे के खिलाफ उठ खड़े होते थे, और जिसका नतीजा हुआ कि कश्मीर के अवाम को 1947 से लेकर आज तक भुगतना पड़ा है। और इसमें कोई शक की बात नहीं है कि जितना हम लोगों ने सहा उससे, उसी हिसाब से, उसी क्वांटम के हिसाब से बाकी कम्युनिटीज ने भी सहा है, और स्पेशली कश्मीरी पंडित ने सहा है। मैं तो बहुत वोकल हूं इन चीजों के बारे में, और मैं कभी, आपको मैंने शायद याद हो कि मैं एज ए एनसी स्पोक्स पर्सन आपके प्रोग्राम में कभी आता ही नहीं हूं। तो आई बिलोंग टू नेशनल कॉन्फ्रेंस, और मैंने हमेशा यहाँ पर एक ऐसा स्टैंड लिया है जो लोगों के लिए और जो अपनी कंट्री के लिए और यहाँ के अवाम के लिए सही हो। और किसी भी हिसाब से मैं इसमें पार्टी पॉलिटिक्स मैंने कभी इस्तेमाल की ही नहीं, और ना ही मैं पार्टी की लाइन यहाँ पर आपके सामने दोहरा रहा हूँ। और इन चीजों को लेकर मैं चाहता हूं कि हम सब लोग, इट्स अ कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच एंड एवरी वन ऑफ अस कि वी शुड नॉट बी गोइंग मतलब एनीवेयर, कि जो हमारा मुद्दा और मकसद है उसमें हम पर्सनल जो एक्सपेक्टेशंस है मेरी, या पर्सनल जो मैं चाहता हूं कि ऐसा हो, वैसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जनहित में बिल्कुल पब्लिक के लिए जो सही हो, और पब्लिक ने जो एक्सपेक्ट किया हो कि गवर्नमेंट उनके लिए सही करेगी, उन सब चीजों के ऊपर हमें एक साथ एकजुट होकर एक प्लेटफॉर्म पे बात करनी चाहिए। दिस इज माय हम्बल सबमिशन। जी, हमारे साथ गुलाम हसन जी भी हैं। गुलाम हसन जी, जिस तरीके से अभी अमित रैना जी ने और सोफिया राफत जी ने अपनी बात रखी, आपने पूरा सुना, लेकिन जहां तक बात एलजी मनोज सिन्हा के द्वारा किए गए इस ट्रांसफर की है, 48 अफसरान के इस ट्रांसफर की है, तो नहीं लगता आपको कि इस फैसले के बाद से केंद्र और राज्य के रिश्तों में और तनाव बढ़ सकता है, और इसे कम करने की सरकार को कोशिश करनी चाहिए बातचीत के जरिए, चाहे किसी और जरिए सही? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारत सरकार जो भी हो, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे बीजेपी की सरकार रही हो, या जनता दल यूनाइटेड, या फिर किसी की भी केजरीवाल साहब की जो भी हुकूमतें रही है आज तक, तो उसका और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ थोड़ी सी गैप रही है तब से आज तक। देखिए क्यों? क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस रेस्पॉन्सिबल है होली एंड सोली जो कुछ आजकल हो रहा है हमारे कश्मीर में, वो उसकी जिम्मेदारी जो है, पूरी जिम्मेदारी नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर आ रही है। आपने अभी 1987 की बात कही, 1900 रिगिंग की वजह से यहाँ पे हालात खराब हुए, और अब 96 में जब फारूक अब्दुल्ला साहब ने जब टेक ओवर किया था एज चीफ मिनिस्टर, तो तब से आज तक मुझे बताइए कि कौन सी डेवलपमेंट हुई है। और डेवलपमेंट मतलब कि अभी जो सैनिटाइजेशन ऑफ मिलिटेंट्स जो होनी थी नेशनल कॉन्फ्रेंस की टाइम में, लेकिन वो नहीं हो पाई है। जो कुछ हुआ है आजकल हुआ है, और कश्मीर का रिश्ता
कश्मीर का रिश्ता हिंदुस्तान के साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ है, लेकिन जो प्रॉब्लम हुई है वो खाली नेशनल कॉन्फ्रेंस की कार्यों से वजह से, उनकी जो इंटेंशंस है, जो इनके जो अपना जो उसका रवैया है नेशनल कॉन्फ्रेंस का, वो बहाल नहीं कर पाए। वो एक ब्रिज जो रहा था कश्मीर और दिल्ली सरकार के बीच में, वो अच्छे से नहीं हो पाया है। और यही वजह है कि हम कश्मीरी जो है आजकल कमजोर है, और यही कश्मीरी जो है आजकल बाकी ऐसे गलत चीजों में मुलवस है। तो मुझे लगता है कि इसकी जिम्मेदारी जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस कितना भी चाहे वो अपने आप को सुधारने की कोशिश करे, लेकिन फिर भी हिंदुस्तान के हर गवर्नमेंट को, जब भी गवर्नमेंट आ चुकी है आज तक, या जो भी अभी गवर्नमेंट है, हम उसके ऊपर शक करते हैं क्योंकि वो लॉयल नहीं है। जी, तो सोफी अराफत जी, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, बेसिकली अभी एक बात मैं कहना भूल गया था, वो अमित जी ने बात उठाई थी कि जब भी इलेक्शन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ तो नेचुरली नेशनल कॉन्फ्रेंस इंक्लूडिंग आवर लीडर उमर अब्दुल्ला साहब, दे वर नोइंग कि हम एक यूनियन टेरिटरी में इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो अब उन्होंने जो उसमें वर्ड यूज किया, क्या वो तब मूर्ख थे या आज हम लोग मूर्ख है कि इस चीज को लेकर हम सवाल उठा रहे हैं? देखिए, क्वेश्चन करना डेमोक्रेसी का सोल है, डिसेंट में रहना डेमोक्रेसी का सोल है, और इसमें कोई मूर्ख नहीं होता है क्योंकि हम अपने हुकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं। फुल फ्लेज्ड स्टेटहुड का वादा पार्लियामेंट के फ्लोर पे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने भी और ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने भी किया है। तो उस प्रोसेस को किस हद तक, किस तरीके से वो लाएंगे और कब लाएंगे, ये अपनी उनकी मर्जी नहीं हो सकती है उतनी ज्यादा कि वो हमें सजा देने के लिए या बीजेपी को वोट न करने के लिए उसके बदले में यहाँ के लोगों को सताना शुरू कर दे, उनके अपने राइट्स से दूर रखे। ये बेसिक मसला है कि अगर हम यहाँ पर इस वक्त क्वेश्चन उठा रहे हैं तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली ये सवाल यूनियन गवर्नमेंट से है कि अगर यहाँ पर आप लोगों ने ही जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में ये प्रोविजन रखा है कि देयर शुड बी यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेशन, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लियर डायरेक्शंस दी हुई है कि वहां पर आपको विद इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम इलेक्शन करा के उनको स्टेटहुड रेस्टोर कराना है। तो उसमें हालांकि यूनियन गवर्नमेंट ने कोई एफिडेविट नहीं दिया है, बट दे हैव एग्रीड, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ने एग्री किया है कि एज सून एज पॉसिबल। अब ये सून कब आएगा? और मुझे तो लगता है फिर अगर जिस हिसाब से हालात इस वक्त चल रहे हैं, ये टाइम तो कभी आना ही नहीं है। या तो तब आना है कि जब गवर्नमेंट चाहेगी, यूनियन गवर्नमेंट चाहेगी कि यहाँ पर बीजेपी की सरकार हो, तो वेदर दैट इज अ पॉसिबिलिटी और नॉट, मुझे तो उसमें जाना ही नहीं है। लेकिन तब तक आप कलेक्टिवली पनिश नहीं कर सकते हैं यहाँ के इलेक्टोरेट को, क्योंकि ये कोई 10-20 लाख वाली पॉपुलेशन की छोटी साइज की कोई यूनियन टेरिटरी नहीं है कि जहां पर आप एक लोगों के सेक्शन को, उनके मसाइल को बहुत अच्छे तरीके से एक यूनियन टेरिटरी में रख के हल कर सकते हो। दिस इज अ वेरी सेंसिटिव स्टेट। हमारे साथ कई कंट्रीज के इंटरनेशनल बॉर्डर्स लगे हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल है, तो हम सब लोगों के भी एस्पिरेशंस हैं, यहाँ के यूथ की भी एस्पिरेशंस हैं, जो इस वक्त चाहता है कि अगर पीछे जितने हालात खराब थे, जितना उनको उस चीज का अफसोस है कि वो क्यों हुआ, जितना उन लोगों को भी अफसोस है जिन्होंने बंदूक उठाई थी कि इतना ऐसा हमने क्यों किया, तो उनके लिए भी और बाकी सब के लिए भी। और जो हम लोग जो हमेशा से मेन स्ट्रीम में रहे, हमने तो कभी इसके खिलाफ बात नहीं की, वी आर ऑलवेज अपनी इंडियन, वी आर ऑलवेज पैट्रियोटिक। तो हमारे लिए भी और बाकी सब लोगों के लिए भी जो वहां से पलट के कौमी दायरे में आए, तो आप हमारे लिए कोई जगह तो छोड़िए, कोई तो स्पेस दीजिए जहां पर हम अपना जो भी लीगल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उसके ऊपर बात करें। यहाँ पर तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारा ऐसा स्कोप है जो हमें करना है, लेकिन यूनियन टेरिटरी में रह के यहाँ की गवर्नमेंट के हाथ बंधे हैं, वो सब नहीं होगा जो यहाँ के लोग चाहते हैं। ये नहीं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया, और बीजेपी ने भी पहले जब इलेक्शन मैनिफेस्टो डिक्लेयर किया था उसमें तो 15-15 लाख रुपए की थी। हालांकि आई नो यू आर नॉट रिप्रेजेंटिंग बीजेपी है, बट जस्ट फॉर अ डिबेट उन्होंने बोला था 15 लाख रुपए आएंगे हर एक के अकाउंट में, ब्लैक मनी पे ये होगा, बाकी चीजें होंगी। तो फिर अगर इन सब चीजों को लेकर हम इलेक्शन मैनिफेस्टो, जो कि बहुत सारे लोग तो मानते हैं कि ये ऐसा कोई सेक्रेट डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन उसमें तो जो भी चीज होती है लोगों के एस्पिरेशंस होती है, और उनको एड्रेस करना हमारी यूनियन गवर्नमेंट का और हमारी इलेक्टेड गवर्नमेंट का और हमारी जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन और जितने भी ब्रांचेज है
जुडिशरी है, बाकी है, तो सब लोगों ने कहीं ना कहीं इन एस्पिरेशन को पूरा करने की रात दिन कोशिश करनी होती है, ताकि अगर हम एक आदमी की भी लाइफ तब्दील कर सकते हैं, देन वी कैन थिंक यार वी आर सक्सेसफुल। अदरवाइज justice or anything, development or anything, it should reach to the last person in the line. ये हमारा मकसद है। जी अमित रैना जी, 48 अफसरों के जो ट्रांसफर का मामला है एलजी और उमर अब्दुल्ला सरकार के बीच का जो ये विवाद है, वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के हस्तक्षेप और राज्य की स्वायत्तता पर जो है एक नई लड़ाई का बिगुल सा बजा रहा है। ऐसे में इस नई लड़ाई को रोकने के लिए आगे जाकर ये कोई बड़ा मुद्दा ना बने, किस तरीके से इन दोनों सरकारों को एक दूसरे के साथ तालमेल बनाने की जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं राज्य का विकास जो है इन्हीं दोनों सरकारों पर, यानी केंद्र और राज्य की नीतियों पर, इनके दोनों के सामंजस्य पर ही निर्भर करता है। देखिए, जम्मू कश्मीर में सरकार एक ही है जिसके हेड एलजी साहब है, और एलजी साहब के नीचे एक सरकार चलती है जिसके हेड उमर अब्दुल्ला साहब है, चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और बिल्कुल जम्मू कश्मीर के कुछ पॉलिटिकल पार्टीज की डिमांड है स्टेटहुड को लेकर, और हालांकि मेरी अपनी पर्सनल राय तो यह है कि जम्मू कश्मीर हमेशा यूनियन टेरिटरी रहना चाहिए, और पॉपुलेशन कोई क्राइटेरिया नहीं हो सकता। अगर पॉपुलेशन क्राइटेरिया होता तो दिल्ली की पॉपुलेशन 3 करोड़ के ऊपर है, फिर वो केंद्र शासित प्रदेश है। और खुद ही मेरे दोस्त ने कहा कि हम एक सेंसिटिव स्टेट है जिसमें एलओसीज लगती हैं और इंटरनेशनल बॉर्डर लगते हैं, तो अगर सेंसिटिव स्टेट है जिसमें इंटरनेशनल बॉर्डर लगते हैं, एलओसीज लगती हैं, तो कहीं ना कहीं केंद्र का हस्तक्षेप ज्यादा होना चाहिए और सेंट्रली सिक्योर्ड होना चाहिए। तो वो क्राइटेरिया नहीं हो सकता। हालांकि प्रधानमंत्री ने और गृह मंत्री ने दोनों ने संसद में कहा है कि समय आने पर जम्मू कश्मीर को वापस स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। अब ये समय कब आता है इसकी असेसमेंट सरकार ही कर सकती है, क्योंकि उनके पास राइट इनपुट्स होते हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज कर सकती है, और देश का जो भी तंत्र है वो कर सकता है। उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। मेरी व्यक्तिगत राय है कि हमेशा यूनियन टेरिटरी रहना चाहिए। जहां तक बात आती है, देखिए उमर अब्दुल्ला साहब एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, वो लोगों के पास एक मैनिफेस्टो लेकर गए थे। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेरे दोस्त कह लें कि वो कोई सैक्रोसेंट नहीं है, मगर क्योंकि उस मैनिफेस्टो के बेसिस पे लोगों ने उनको वोट दिया है और लोगों ने उनसे उम्मीद जगाई और एक अच्छा मैंडेट दिया। ऐसा भी नहीं है कि कोई ऐसा मैंडेट था जिसमें उनपे एक अच्छा डिसाइसिव मैंडेट दिया है। इसलिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उमर अब्दुल्ला साहब की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा आती है कि वो इस सिचुएशन को कैसे करेक्ट करें और वो कैसे बैठें और कैसे रिजॉल्व करें कि जो भी ये जो डिफरेंसेस आज आ रही हैं एलजी साहब में और चीफ मिनिस्टर ऑफिस में, एलजी ऑफिस और चीफ मिनिस्टर ऑफिस में, उसको कैसे स्मूदन आउट किया जाए। एलजी साहब एक नॉमिनेटेड व्यक्ति हैं और रिस्पॉन्सिबल हैं वो बिल्कुल जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, बट क्योंकि वो नॉमिनेटेड हैं, दिल्ली से हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिल्ली पे ज्यादा आती है। उमर अब्दुल्ला साहब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं लोगों के, इसलिए उनका दायित्व बनता है कि एज एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव वो जाके फिगर आउट करें कि ये जो कन्फ्रंटेशन है उसको मिनिमाइज कैसे किया जाए। मैं फिर कह रहा हूं कि लीगली आप इसको शायद चैलेंज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नोइंग हाउ चीफ सेक्रेटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वर्क्स और नोइंग कि एलजी साहब खुद एक एक्सपीरियंस पार्लियामेंटेरियन रहे हैं, एक्सपीरियंस एग्जीक्यूटिव के पार्ट रहे हैं, वो एक ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जो लीगली इनवैलिड होगा। फिर मैं कह रहा हूं स्पिरिट में कहीं ना कहीं हो सकता है इट कुड हैव बीन परफॉर्म बेटर, और उसका दायित्व फिर उमर अब्दुल्ला साहब पे आता है, क्योंकि उनको वो वे आउट ढूंढना पड़ेगा। बिल्कुल जिस हिसाब से ट्रांसफर हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं फंक्शनिंग ऑफ यूटी गवर्नमेंट, चीफ मिनिस्टर की जो गवर्नमेंट है उस पर इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि अगर ब्यूरोक्रेसी इलेक्टेड गवर्नमेंट की नहीं सुनती है तो फंक्शनिंग में जरूर इश्यू आएगा और इसमें डे टू डे वर्किंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में इम्पैक्ट पड़ता है। जी, अमित रैना जी की बात से गुलाम हसन जी आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, अमित साहब जो है बिल्कुल सब कुछ जानते हैं और एक इंटेलेक्चुअल है, और जैसे कि उसने कहा है कि एक जो गवर्नर साहब है उसका एक दायित्व है, उसका जो अलग स्टेटस है वो इंटरफेयर कर सकता है, वो इसीलिए है। और बिल्कुल बिल्कुल हम चाहते हैं कि यहाँ पे सब कुछ ठीक रहे, और हमने जो यहाँ पे यूनियन टेरिटरी बनाई है जिसके बारे में ये कह रहे हैं कि यहाँ पे ये स्टेट देनी चाहिए, और हम भी इसमें बिल्कुल एडमिट करते हैं कि यहाँ पे स्टेट होनी चाहिए, लेकिन कब होनी चाहिए कि हमें पता है
हमें पता ना होता तो हम मतलब कुछ भी करते। तो कहीं ना कहीं अमित रैना जी की बात से गुलाम हसन जी इत्तेफाक रख रहे हैं और अमित रैना जी की बात पर गुलाम हसन जी अपनी बात कह रहे हैं। जी बोलिए। जी मेरे कहने का मतलब यह है कि हमारी सरकार, यूनियन गवर्नमेंट ने यहाँ पे यूनियन टेरिटरी बनाई, क्यों बनाई ये सोचना चाहिए। और डिक्लाइन जो हुआ, मिलिटेंसी रेट जो है, जो कैजुअलिटीज यहाँ पे होती थी, यहाँ पे जो मैस्केयर होता था, तो आप खुद देख लीजिए कि कहाँ से कहाँ तक ग्राफ पहुंचा है। और हम जानते हैं, अगर उमर साहब जानते तो वही होते हमारे होम मिनिस्टर साहब की जगह। उमर साहब नहीं जानते, वो जो हमारी सरकार जानती है। और उमर साहब अगर जानते तो 2006 से यहाँ पे उनकी सरकार है, तो सैनिटाइज किया होता इन लोगों ने, मिलिटेंसी खत्म की होती है इन लोगों ने। लेकिन ये लोग नहीं जानते, हम जानते हैं। आजकल कश्मीरी लोग खुश हैं। कश्मीरी लोग इसलिए खुश हैं क्योंकि आजकल यहाँ पे मौतें नहीं हो रही हैं, और जो मरगुजार, जो कब्रिस्तान यहाँ पे भरे थे, और यहाँ के जो जवान है, वो जवान अपने बाप दादाओं का वो मायत लेके जाते थे, ताबूत लेके जाते थे। और हमारे जो हमारे फादर्स मदर्स, जो हमारे वालिदैन हैं, और अपने बच्चों की ये मैयत उठाते थे। लेकिन आजकल उसमें कमी आई है। और यहाँ पे जो हमेशा ये जो हड़ताल रहा करता था, आज देखिए आप बिल्कुल स्मूथली सब कुछ चल रहा है। और टूरिज्म की देखिए, टूरिज्म कितना फ्लो है और सर्कुलेट होता है, पैसा सर्कुलेट हो रहा है आजकल। और ये देखो, ये किसकी देन है? क्या उमर साहब ये नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे तरक्की हो? क्या उमर साहब कश्मीरी लोगों की खुशी नहीं चाहते? अगर वो चाहते होते तो वो ये बातें नहीं करते। और जो हमारे गवर्नर साहब ने जो कुछ किया है, बिल्कुल कश्मीर के हित के लिए किया है और कश्मीरियों के हित के लिए किया है। हम चाहते हैं यहाँ पे डेवलपमेंट हो, हम चाहते हैं यहाँ पे अमन हो। तो इससे बढ़कर क्या चाहिए? और लेकिन इनको चाहिए, इनको थोड़ा जो इनका जो है इंटेंशन जो है, जो इनका इसी सिनेरियो जो है, इनको चेंज करना चाहिए। इनका जो अपना जो मैनिफेस्टो है, उसको चेंज करना चाहिए। और इनको ये नहीं समझना चाहिए कि कश्मीरी लोग बुद्धू हैं। और आज इंशाल्लाह रहमान बहुत जल्द आप देखेंगे यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी मतलब एक अच्छा रोल अदा करेगी। और यहाँ के लोग एंटर हो रहे हैं हमारी पार्टी में। एक मास जो पूरा जो है वो आ रहा है हमारी इसमें पार्टी में, क्योंकि उन लोगों ने देखा है कि ट्रांसपेरेंसी है, करप्शन फ्री है, कुछ नहीं हो रहा। आजकल आप देखिए, जब से उमर अब्दुल्ला सरकार आई है, तब से यहाँ की मुलाजिम जो है उनका वो इतनी सीरियस नहीं है अपनी जॉब को लेके। पहले जब जो हमारी जो गवर्नर सरकार थी, तो आप खुद देख लीजिए कि यहाँ पे हर एक अकाउंटेबल था, पंक्चुअलिटी थी और रेगुलरिटी थी। हर एक ऑफिस में हर एक बिल्कुल तुरंत काम होता था। आज आप खुद देख लीजिए, इनकी मर्जी है, फ्राइडे भी छुट्टी, संडे भी छुट्टी। अब खुद आप कंपेयर कर लीजिए कि इनकी सरकार जो ही आई है, अब दादागिरी चलने लगी है सरकारों में। अब ये चाहते थे कि यही दादागिरी और भी चले, लेकिन हमारी सरकार और जो गवर्नर साहब जो है, बिल्कुल सीरियस है इस चीज को लेके। हम दादागिरी नहीं मानेंगे, यहाँ पे लोगों के हित के लिए काम करेंगे। हम चाहते हैं यहाँ पे कोई क्या है, कोई कत्ल गार्ड ना हो। हम चाहते हैं यहाँ पे सुकून हो, यहाँ पे तरक्की हो, यही हम चाहते हैं। इसीलिए हमारे गवर्नर साहब ने भी अच्छा फैसला लिया और हम उसको सराहते हैं, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। बस इतना ही कहना है मेरा। तो कहीं ना कहीं आप जहां इस फैसले की, एलजी के इस फैसले की बिल्कुल उसके साथ हैं, तो वहीं एनसी जो है इसका विरोध कर रही है। बहरहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में, इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। गुलाम हसन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, साथ ही सोफिया राफत जी आपका भी